चलिए सर, सो लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये क्या चीज़ होती है, समझ में नहीं आया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में बात करी थी। हमने ये कहा था कि आपकी जो कंपनी होती है या फिर जितने भी कॉर्पोरेट्स होते होंगे, ठीक है। अब जब आप कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो इसमें आपका कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आ गया या फिर एलएलपी आ गया, और या फिर सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो है वो भी आपकी यहाँ पे आ जाती। इनसे सिंपली ये कहा गया कि सर आप बोले जो इनकम कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, वो कहां से कमा रहे हो? बोले सर वो बोले हम सोसाइटी से कमा रहे हैं, राइट। तो इनको सिंपली ये कहा गया कि जो पैसा आप सोसाइटी से कमा रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उसी सोसाइटी के टुवर्ड्स आपको अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभानी चाहिए? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बोले आपको यहां पे निभानी चाहिए। अगर बोले सोसाइटी से आपने पैसा कमाया है और अगर अच्छा खासा पैसा आपने कमाया है जिसकी वजह से आपकी कंपनी एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी हो चुकी है, तो ऐसे केस में आपको बोले कुछ ऐसी एक्टिविटीज में खर्चा करना चाहिए जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के काम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आप बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, तो कुल मिला के 7 यहां पे क्या दिए हुए हैं, शेड्यूल दिए हुए हैं। अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग बातें जो है वो करी गई हैं, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता दूं कि सबसे आखिरी वाला जो आपका शेड्यूल है, यानी कि शेड्यूल नंबर 7 जो है, इसमें ये बताया गया है कि आखिर कौन सी एक्टिविटी जो है CSR के नाम पे करी जा सकती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे चीजों को समझिएगा कि क्या कहा गया। कहा गया है कि सब बोले एवरी कंपनी, चाहे आप प्राइवेट कंपनी होंगे या फिर आप पब्लिक कंपनी होंगे या फिर आप लिस्टेड हैं या फिर आप अनलिस्टेड, ठीक है, एवरी कंपनी जिसका नेटवर्थ जो है, क्या चीज, नेटवर्थ। सो नेटवर्थ मतलब जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, जो फ्री रिजर्व वगैरह जो है, इनको मिला के जो आपका नेटवर्थ बनता है, अगर ये 500 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का है, 500 करोड़, सर 500 करोड़ रुपए का आपका नेटवर्थ हो गया सर कंपनी का, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अगर 500 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का है, और या फिर टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़, टर्नओवर सर मतलब आपकी कंपनी में जो सेल होता है साल भर के अंदर, वो अगर 1000 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा का है, एंड उसके अलावा क्या कहा गया, और आपका जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट वाला प्रॉफिट, सारे खर्चे वर्चे सब कुछ हटा के जो प्रॉफिट बचता है उसकी बात करी गई, अगर वो बोले 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, कब, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपसे कहा गया है कि आपको आपकी कंपनी में एक कमेटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी, उसका नाम क्या होगा, CSR कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी की, उसको निभाने के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी। जिसमें कौन होगा सर, सब बोले हमारी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उन्हीं में से कुछ लोग इसके मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। कितने लोग होने चाहिए, तो देखिए क्लियरली बताया गया कि कम से कम 3 लोग रहने चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर जो है वो इस कमेटी के क्या होने चाहिए, मेंबर होने चाहिए। 3 से अगर ज्यादा होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक बात और कि कम से कम एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वापस से मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा बंदा जिसका कंपनी में किसी टाइप का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि कंपनी में किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी में वो बायस नहीं रहेगा, अनबायस तरीके से चीजों को डिसाइड करेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बड़े ठीक है साहब। नाउ द बोर्ड रिपोर्ट्स शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी। जब बोले साल खत्म होने के बाद में आपकी कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगा ना, तो उसमें CSR कमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है साहब। नाउ CSR कमेटी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या रहेगा, फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड ऑफ पॉलिसी। आपको बोले CSR की पॉलिसी जो है वो बनानी है और वो बोर्ड को रेकमेंड करोगे, जिसमें ये इंडिकेट किया जाएगा कि कंपनी कौन सी एक्टिविटीज करना चाहती है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से एरिया में, जो कि शेड्यूल नंबर 7 में स्पेसिफाई करी गई। कहां पैसा कहां लगाएंगे, बोले कौन से काम को करेंगे। अगर आप शेड्यूल नंबर 7 की बात करते तो ये देखिए, आप लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो आपको दी गई है,
लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दी गई, ठीक है। तो इनमें से क्या सारी चीजों में करोगे? नहीं साहब, कोई एक टॉपिक भी लेके चल पड़े ना तो भी बहुत है। पॉवर्टी को हटाना हो गया, या फिर रोड्स का डेवलपमेंट करना हो गया, डैम का डेवलपमेंट करना हो गया, या किसी और टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हो गया। अगर मैं प्राइमा फेस से बात करूं तो तकरीबन 9-10 पॉइंट जो है वो यहां पे आपको दिए गए। अंडरस्टूड द पॉइंट? बड़े ठीक है साहब। फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सेकंड काम क्या रहेगा? टू रेकमेंड द अमाउंट, बोले इस साल कितने रुपए का खर्चा हमको करना चाहिए। सीएसआर कमेटी जो है ये डिसाइड करेगी कि सीएसआर एक्टिविटी पे इस साल कितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा, मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब पॉलिसी आपने बना ली, लेकिन क्या उस पॉलिसी के हिसाब से जो खर्चा किया जा रहा है वो सही है? क्या वो पॉलिसी आपकी सही है? क्या इस चीज के बारे में आपको देखना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2%। ये ध्यान से, अगर आपकी कंपनी में सीएसआर कमेटी बनाना इंपॉर्टेंट है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपका जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट आया होगा पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में आपका जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसका एवरेज निकाल लो, और उसका बोले 2% आपको क्या करना है? कंट्रीब्यूट करना। कितना परसेंट? 2%, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कहा सर हमारी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट होकर 3 साल हुए ही नहीं है, अभी पिछले साल इनकॉर्पोरेट हुई थी, और हमारी कंपनी का नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 से ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या कहा गया? तो ऐसे केस में सिर्फ पिछले साल का देख लो और उसके हिसाब से आपको क्या करना है? कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से, अगर बोले मैं यहां कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या बोला गया है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल का 2% आपको यहां पे क्या करना होगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ इन केस द अनस्पेंट अमाउंट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, मतलब जो पैसा अभी तक आपने खर्च नहीं किया है वो किसी आपके प्रोजेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, द अनस्पेंट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल नंबर 7 विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो मतलब ये कि आपने बोला 2% के हिसाब से बोले 20 लाख रुपए बनते हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ठीक है। और ये 20 लाख रुपए आपने डिसाइड किया कि जो हमारी सीएसआर पॉलिसी है उसके किसी मैटर में हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। लेकिन सर कई बार ऐसा होगा कि शायद आपने यहां पे 18 लाख रुपए खर्च कर दिए और 2 लाख रुपए जेन्युइनली बच गए, 2 लाख रुपए जेन्युइनली बच गए, खर्च करना चाहते थे लेकिन अभी ऐसी कोई एक्टिविटी आसपास में दिखाई नहीं दे रही। तो क्या कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लाख रुपए जो है इसके आपने टॉफी खा ली, ये 2 लाख रुपए जो है वो आपने इंजॉय कर लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्या करना होगा? इसको स्पेशल अकाउंट में डालना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? सर शेड्यूल नंबर 7 में आपको उसके बारे में भी बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। नाउ in case the unspent amount relates to ongoing project subject to fulfilling of the prescribed condition, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह तो है लेकिन बोले डिपेंड करता है कंडीशन पे, अगर कंडीशन कंप्लाई होती है तो ही बोले उसको क्या किया जाएगा? वहां पे यूज किया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये ले क्यों नहीं रहा है इसको? हाँ हाँ, तो बोले अगर वैसा होता है तो अनस्पेंड अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द स्पेशल अकाउंट टू बी ओपनड बाय द कंपनी इन दैट बिहाफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन एनी शेड्यूल्ड बैंक। जितने भी बैंक आपके हैं सारे के सारे कौन से हैं? शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है। टू बी कॉल्ड एज अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, एक अलग से अकाउंट जो उसको बनाना पड़ेगा और उसमें पैसे को डालना पड़ेगा, जो भी आप पैसा खर्च करना चाहते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद such amount shall be spent by the company in pursuance of the obligation towards the CSR policy within 3 financial year। जो पैसा आपने स्पेशल अकाउंट में डाला होगा उसको अगले 3 साल में क्या करना? आपको खर्च करना है फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। और अगर आपने ऐसा नहीं किया विद इन द कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम फंड टू द स्पेसिफाइड
अकाउंट जो कि शेड्यूल नंबर 7 में दिया गया होगा कितने दिनों में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द थर्ड फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपने डिसाइड किया कि मेरा जो ये काम रहेगा अगले 3 साल तक चलने वाला है, जो प्रोजेक्ट होगा CSR वाला वो 3 साल तक चलने वाला है, तो 3 साल तक आप वो पैसा आगे क्या करोगे, यूज करोगे। लेकिन 3 साल खत्म होने के बाद अगर कुछ अनस्पेंट अमाउंट वहां पे रह जाता है तो उसको भी इंजॉय नहीं करना है, बल्कि क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को भी जो शेड्यूल नंबर 7 के हिसाब से स्पेशल अकाउंट होगा उसमें बोले आपको डालना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है साहब, अभी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि सर आपको बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 135 कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात करता है CSR के बारे में, और क्या कहते हैं कि सर कहा गया है कि आपकी चाहे कंपनी कोई भी रहे, एवरी टाइप ऑफ कंपनी, किसी भी टाइप की कोई भी कंपनी आपकी होगी, हर कंपनी को बोला गया जिसका नेटवर्थ जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹500 करोड़। कितने नेटवर्थ? 500 करोड़ रुपए के बराबर का है। या फिर आपका बोले टर्नओवर है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ₹1000 करोड़, और या फिर आपका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है दैट इज ₹5 करोड़ और मोर। ठीक है, यहां पे लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पे और लिखा हुआ है, यहां पे और, मतलब तीनों कंडीशंस को पूरा करने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई एक भी अगर पूरी हो जाती कंडीशन तो भी चलेगा। लेकिन कब की बात कर रही है? एज पर इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली पिछले साल में। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया कि आपको अपनी कंपनी में एक CSR कमेटी जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इस CSR कमेटी के कंपोजिशन की बात करूं कि इस कमेटी में कौन कौन होगा, तो कहा गया है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 मेंबर्स। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? बोले कम से कम 3 मेंबर्स रहने चाहिए, एंड आउट ऑफ देम वन शुड बी ID, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उनमें से एक बंदा क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो रहना चाहिए। ठीक है साहब, फिर इसके बाद में सब बोले ये CSR कमेटी जो है उसका काम क्या होगा, यानी कि बेसिकली उसके फंक्शन की बात यहां पे अपन कर रहे हैं। तो बोले 3 फंक्शन यहां पे बताए गए भाई साहब इसके। ठीक है, सबसे पहली बात फॉर्मुलेट करेगा एंड रेकमेंड करेगा क्या? CSR पॉलिसी। हमारे कंपनी की CSR पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, वो किसको रेकमेंड करेगा? बोर्ड को रेकमेंड करेगा, टू बोर्ड। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, फिर उसके बाद में रेकमेंड द एक्टिविटी, एंड एरिया वेयर CSR shall be spent। वो पैसे को कहां खर्च किया जाएगा उसके बारे में रेकमेंड करेगा, किसको? बोर्ड को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉनिटर करेगा एंड रिव्यू करेगा द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये वाला काम जो है वो सिंपली करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी रहेगी? CSR कमेटी की होगी। ठीक है साहब, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कंपनी के CSR के बारे में बात करूं, ठीक है, तो पॉइंट आता है अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड की बात अगर की जाए तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड
3 years बिफोर, ठीक है, अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को ऑलरेडी 3-4 साल हो चुके हैं, एंड ऑन द अदर हैंड इफ कंपनी या फिर इफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज विद इन 3 years, ठीक है, अगर 3 साल के अंदर में रही तो, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सबसे पहले ये 3 साल से ज्यादा वाले की बात करूं तो कहा गया है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, लगातार पिछले 3 साल। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि फिलहाल हमारा साल जो चल रहा है वो कौन सा है, 2026 का। सर इसके पहले साल कौन सा था, 2025 का था। इसके पहले साल कौन सा था सर, 2024 का था। उसके पहले सर 2023 का था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये 3 साल का प्रॉफिट देख लो। आपने कहा 2025 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 20 करोड़ का प्रॉफिट था, 2023 में वापस से 10 करोड़ का प्रॉफिट था, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मैं ये तीनों साल की बात करूं तो कुल मिला के पैसा कितना हो गया, बोले 30 करोड़। लेकिन एक सेकंड, ये तो टोटल है, अगर मैं इसका एवरेज निकालने जाऊं तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 3 करने से अमाउंट कितना आता है, 10 करोड़ का अमाउंट आ गया। सर ये 10 करोड़ का आपको 2% क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूट करना है। सर 10 करोड़ का 20% होता है 2 करोड़, तो 2% कितना होगा, 20 लाख। तो 20 लाख रुपए आपको कंट्रीब्यूट करने होंगे कब, 2026 के अंदर। ये समझा। ऐसे ही हर साल का पिछले 3 साल के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा होता है तो ऐसे केस में 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है, सिर्फ पिछले साल की बात करेंगे, उसके पहले की बात कर ही नहीं सकते, है ही नहीं, तो कहां से करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। तो इसको भी भाई साहब नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और इतना ही अगर आपने किया ना तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलिए सर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सब बोले पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन मतलब अगर आपने सीएसआर नहीं किया तो ऐसे केस में कंपनी और कंपनी के ऑफिसर पे पेनल्टी जो है वो लग सकती है। से क्या है पेनल्टी, सबसे पहली बात कंपनी पे अगर बात की जाए तो कम से कम 50,000 रुपए, लेकिन मैक्सिमम 25 लाख रुपए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, मैक्सिमम बात अगर की जाए तो 25 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ सकते हैं अगर सही सीएसआर एक्टिविटी आपने नहीं किया या आपने छुपाया कि आपको सीएसआर लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, डन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ऑफिसर होगा कंपनी का, डायरेक्टर हो गए, केएमपी हो गए, एज द केस में भी, जिन्होंने जानबूझ के सीएसआर में कांड किया, ठीक है, तो उनको भी पनिशमेंट रहेगी। सबसे पहले ससुराल जाना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, ठीक है, फॉर अ टर्म जो कि 3 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन ₹50,000 बट एक्सटेंड अप टू ₹5 लाख और बोथ। ये ध्यान रखिएगा, कंपनी में 50,000 रुपए से लेके 25 लाख, और अगर ऑफिसर डिफॉल्ट की बात करूंगा तो फिर 50,000 रुपए से लेके 5 लाख, या फिर दोनों। ऑफिसर डिफॉल्ट को जेल भी हो सकता है। कंपनी को कहां जेल में डालोगे, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, डन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, यहां कहीं जमेगा क्या ना, यस, लेट्स ट्राई कि यहां पे आ जाए कि अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं, अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो पनिशमेंट सर 2 टाइप की, एक तो बोले कंपनी को और दूसरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी में कहा गया है कि फाइन जो है वो लगेगा 50,000 से लेके 25 लाख तक का, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट की अगर बात करी जाए, किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट की बात अगर की जाए तो ऐसे केस में 2 बातें यहां पे बोली गई हैं। सबसे पहली बात
बोले आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, वो कब तक की, अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की जेल हो सकती है, और या फिर फाइन लग सकता है, जो कि अगेन 50,000 से शुरू होगा, लेकिन जा सकता है कहां तक, 5 लाख रुपए तक। 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो आपको यहाँ पे लग सकता है। देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और या फिर हाँ, एक बात और, या फिर दोनों के दोनों भी हो सकते हैं, और बोथ, दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, सब बोले कहां कहां CSR एक्टिविटीज करनी, तो ये एक बार बस रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई चीज को प्रमोट करना या ऐसा कुछ करना, अलग अलग आपको दिए हो, एक बार बस आपको क्या करना है, देखना है, रीड आउट करना है, राइट। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जिसको नाम क्या दिया गया है, बिजनेस एथिक्स। एथिक्स सर, ये एथिक्स, बिजनेस एथिक्स मतलब क्या कहना चाहते हो, ध्यान से देखिएगा सर। एथिक्स जो है ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ ग्रीक वर्ड से ड्राइव आपका हुआ है, जिसका नाम क्या था, इथॉस। नाम क्या था, मतलब क्या है, इथॉस। से इथॉस या एथिक्स, इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना, और अकॉर्डिंगली जो चीज सही होगी उसी चीज पे बने रहना और उसी चीज को फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द बिजनेस एथिक्स। बिजनेस नहीं, एक सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। लेकिन एक सेकंड, वही चीज अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं तो उसे एथिक्स कहिए, लेकिन वही वाली चीज अगर बिजनेस में किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा क्या, बिजनेस एथिक्स। ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में जानबूझ के यहां पे डाला गया है, द रीजन बीइंग कि कल को जाके जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन चुके होंगे तो कंपनी को सर्व करते टाइम पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम जॉब एंड एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके सामने काफी सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको ये देखना होगा या आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी में कुछ चीजें गलत की जा रही हैं, राइट। लेकिन वहां पे आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे आईसीएसआई का जो मिशन है, आईसीएसआई का जो विजन है, जिसमें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ग्लोबल लीडर बनने की बात करी है, तो हम उस बात को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ वही वाला काम करें जो कि क्या रहेगा, आपके लिए एथिकल होगा, जो कि बिजनेस के लिए क्या होगा, एथिकल होगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस किसी एक इंसान का नहीं है। जब आप कंपनी की बात करते हो, जब आप पब्लिक कंपनी की बात करते हो, जब आप लिस्टेड कंपनी की बात करते हो, तो उसमें लगभग पूरी जनता का जो पैसा है, जो स्टेक है, वो यहां पे लगा हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यहां बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि आपको जो भी काम करना है वो एथिकल वाला आपको करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि सर ये एथिकल वाला है कि नहीं है, इसके बारे में अगर सोचना हो या जानना हो तो कैसे पता चलेगा। वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट, द बिजनेस एथिक्स। ध्यान से देखिएगा सर, बिजनेस एथिक्स इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन द बिजनेस। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल एथिक्स आइडियाज टू द बिजनेस बिहेवियर। एथिकल बिजनेस बिहेवियर फैसिलिटेट एंड प्रमोट द गुड टू द सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी कंपनी के अंदर जो काम किया जा रहा होगा, अगर सही किया जा रहा होगा, तो इससे सोसाइटी के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल, शायद आपने टाटा कंपनी का नाम बहुत बार सुना होगा, शायद आपने कभी टाटा से कोई सामान परचेज नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि जब हमारी कंट्री में मुंबई में अटैक हुआ था आतंकवादियों का, तो उसमें जितने लोग मारे गए थे या होटल का जो स्टाफ मारा गया था ताज होटल के अंदर, उन सारे के सारे एम्प्लॉयज को टाटा ने मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया था और हेल्प प्रोवाइड की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोविड-19 का इशू क्रिएट हुआ तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा डोनेट किया गया था, एंड डॉक्टर्स के लिए बाकायदा क्या किया गया था, होटल में रूम्स वगैरह जो हैं वो फ्री में अलॉट किए गए थे, राइट। क्यों ऐसा? सब बोले बिजनेस एथिक्स है सर। आपको बोले अपने बिजनेस में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो कि अनएथिकल वाला रहेगा और जिससे कि सोसाइटी को एक गलत मैसेज जो है वो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है साहब। इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियसली बात है, अगर आप एथिक्स पे ध्यान देंगे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो प्रॉफिट जो होगा कंपनी का वो क्या होगा, बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉस्टर द बिजनेस रिलेशंस, लोग आपके साथ में काम करने चाहेंगे। आज अगर किसी से कहा जाए कि क्या तुम टाटा कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहोगे, लोग फटाफट सामने आएंगे कि हाँ मैं परचेस करना चाहूंगा।
आज अगर ये कहा जाए कि क्या तुम मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी जो है उसके शेयर्स परचेज करना चाहोगे, आप कहेंगे यस मैं परचेज करना चाहूंगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि क्या आप यस बैंक जो है उसके शेयर्स परचेज करना चाहेंगे, तो आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचोगे, क्योंकि वहां शायद एथिक्स को फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कंपनी में घोटाला भी हुआ था और नुकसान भी वहां पे हुआ था। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। ना अपार्ट फ्रॉम दैट जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी सर, वो भी बढ़ेगी। क्यों? अरे सर जब एम्प्लॉय को ये पता होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं वहां सारी चीजें एथिकल तरीके से होती है, वहां यह नहीं देखा जाता कि कैसे सिर्फ मालिकों का पैसा बढ़े, बल्कि यह देखा जाता है कि कैसे पूरी कंपनी का ग्रोथ हो, पूरे बिजनेस का ग्रोथ हो और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का ग्रोथ हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होंगे वो अच्छे तरीके से काम करना बिल्कुल पसंद करेंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। नो द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स हैज कम टू मीन वेरियस थिंग्स टू द वेरियस पीपल। मतलब अलग अलग लोगों के लिए बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है, अलग अलग है। बट जनरली इट्स कमिंग टू नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। जो मैंने आपको पहले बताया, अगर एथिक्स की बात की जाए तो ये चीज के बीच में डिसाइड करना कि सही क्या है और गलत क्या है। Got the point? In the workplace and doing what's right. This in the regard to effect of the product and services and relationship with the stakeholder. Stakeholder. अगर मैं स्टेक होल्डर की बात करूं तो सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बोला गया सर, कहा गया है कि गवर्नमेंट जो कि कंपनी से टैक्स चार्ज करती है, कस्टमर जो कि कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, सप्लायर जो कि कंपनी को रॉ मटेरियल या फिर अदर थिंग्स जो है वो प्रोवाइड करता है, सोसाइटी जो कि कंपनी के आसपास में रहती है और उसका अच्छा या नेगेटिव इंपैक्ट जो है सोसाइटी पे पड़ता है, राइट? ये सारे के सारे लोगों को मिला के अगर आप बात करेंगे तो उसे कहा जाएगा क्या, स्टेक होल्डर्स। गॉट इट? ठीक है साहब। नाउ बिजनेस एथिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ अ बिजनेसमैन इन डूइंग अ बिजनेस। ठीक है। Unethical practices are creating the problem to the businessman and the units also. The life and the growth of a business unit depends upon the ethical practice by a businessman. Business ethics are developed over the passage of time and the custom. मतलब क्या सही है बिजनेस के हिसाब से, क्या गलत है बिजनेस के हिसाब से, ये चीजें ऐसा नहीं कि आज अपन कहीं पे पढ़ेंगे, नहीं सर। अगर पास्ट में देखोगे तो जो पास्ट में कस्टम चले आ रहा है, जो पास्ट में हिस्ट्री रही है, जो बिहेवियर रहा है, जो ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि एथिकल क्या है और अनएथिकल क्या है, एथिकली राइट क्या है और एथिकली रॉन्ग क्या है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ अ कस्टम डिफर फ्रॉम वन बिजनेस टू द अनदर। बिल्कुल साहब, कुछ बिजनेस में कस्टम कुछ और होगा और दूसरे बिजनेस में शायद कुछ और हो। कुछ ऐसे जगह होंगे जहां पे संडे को ऑफिस आना जरूरी होता है और कुछ ऐसे भी ऑफिस होंगे जहां हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, राइट? तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहां 2 दिन की छुट्टी मिलती है, यहां 1 दिन की मिलती है, तो यहां अनएथिकल काम होता है, यहां पे एथिकल काम, ऐसा नहीं बोल सकते। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पे, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे। ठीक है। नाउ इफ अ कस्टम इज अडॉप्टेड, अगर आपने किसी भी टाइप के कस्टम को अडॉप्ट किया एंड एक्सेप्टेड बाय द बिजनेसमैन एंड पब्लिक, दैट कस्टम विल बिकम एन एथिक। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी टाइप का कस्टम जो है अगर आपने उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, किसने, सभी लोगों ने, वो क्या बन जाएगा, एथिक्स बन जाएगा। ध्यान से, काफी मैंने बताया आपको, काफी सारे फॉर्म्स के अंदर अगर छुट्टी की बात की जाए तो हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे, राइट? अगर आपने वो अडॉप्ट कर लिया है, किसने, बिजनेसमैन ने भी कर लिया है और लोगों ने भी कर लिया है, तो उसे एथिक्स माना जाएगा। अब ऐसे केस में अगर आगे चल के किसी इंसान को सैटरडे की छुट्टी नहीं मिलती है तो कहा जा सकता है कि ये क्या है, अनएथिकल काम। अपार्ट फ्रॉम दैट से कई बार ऐसा भी होता है, काफी सारी कंपनीज में, अगर इंडिया में बात करी जाए तो सर इंडिया में दिवाली पे एम्प्लॉयज को बोनस जो है वो दिया जाता है, राइट? अब पॉइंट ऐसा है कि अगर किसी कंपनी में बोनस नहीं दिया जाए या पहले दे रहे थे लेकिन बाद में नहीं दिया तो उसे अनएथिकल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टम था जिसको आप अडॉप्ट कर चुके हैं और अब उसके हिसाब से बिहेव करने की बात यहां पे नहीं कर रहे, राइट? सर ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जिसमें 3 शिफ्ट में काम होता है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात तक, या फिर दोपहर से रात और रात से अगले दिन सुबह तक। ठीक है। अगर वही वहां का कस्टम है तो ऐसे केस में किसी एम्प्लॉय को रात में बुलाना और काम करवाना क्या ये गलत होगा? आंसर इज नो।
लेकिन वहीं पे अगर ये पहली बार किया जा रहा होगा, जानबूझ के जबरदस्ती किया जा रहा होगा, तो इसे अनएथिकल का नाम दिया जा सकता है। ठीक है साहब। नाउ बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। बिल्कुल साहब, एथिक्स जो है वो हर इंसान पे एप्लीकेबल होता है, तो बिजनेस पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? या कोई भी टाइप का जो बिजनेस है वो इससे अछूता क्यों रहेगा? बिल्कुल सब पे एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ध्यान से द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस रिक्वायर द ऑब्जर्विंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। मतलब जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि क्या एथिकल है, क्या एथिकल नहीं है। ये यार थोड़ा सा बोरिंग है, इसको ना आप खुद से पढ़ लेना। कौन सा? ये इतना। सो इतना बोरिंग क्यों है? क्योंकि सारी बातें जो है ना सेम सेम है। मैंने आपको क्या बताया भाई साहब, कंपनी में अगर काम किया जा रहा है, जो काम सही होगा उसे किया जाना चाहिए, जो काम गलत है उसको करना नहीं चाहिए। सर क्या सही है क्या गलत है ये बोले फिक्स नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे कस्टम क्या चल रहा है, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है, डिपेंड करता है कि आपका मानना क्या है, आपके फर्म का मानना क्या है, आपकी लोकेलिटी का मानना क्या है, आपकी इंडस्ट्री का मानना क्या है, कौन सी कंट्री में आप रहते हो, कौन सी कंट्री में आपकी कंपनी का काम होता है, उस पर क्या करेगा, उस पर बोले डिपेंड करेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे का। सब बोले अगर मैं बिजनेस एथिक्स के प्रिंसिपल्स की बात करूं, ठीक है, तो वो बोले डेवलप किए गए बाय द वेल नोन अथॉरिटीज लाइक कैंट, जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, प्लेटो, थॉमस गैरेट, वुडरैड, विल्सन एटसेट्रा आर एज फॉलोज। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, सो बोले सेक्रेडनेस ऑफ द मीन्स एंड द एंड्स। अरे सर ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। क्या? कि सर आपके जो साधन वगैरह है ना, क्या है साधन जो है, मतलब रिसोर्सेज वगैरह जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। क्या कहते हैं? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स एम्फसाइज दैट द मीन्स मतलब साधन एंड द टेक्निक एडॉप्टेड टू सर्व द बिजनेस एंड्स मस्ट बी सेक्रेड एंड प्योर। अच्छा, सेक्रेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर तरीके से उसको यूज किया जाना चाहिए, कहीं पे भी शॉर्टकट वगैरह यूज करके काम ना किया जाए, ईमानदारी से यूज किया जाए। ठीक है, इट मीन्स दैट द गुड एंड कैन नॉट बी अटेन्ड विद द रॉन्ग मीन्स। अगर आपको सही जगह पे पहुंचना है तो रास्ता जो है वो सही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इवन इफ इट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, मतलब सही काम सही तरीके से। अगर हिंदी में बोलूं तो क्या कहा जा रहा है कि तरीका सही होना चाहिए। काम करने का तरीका जो है वो क्या होना चाहिए, सही होना, ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा, नॉट टू डू एनी एविल, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। रॉन्ग डूइंग शुड बी इग्नोर्ड, कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई भी चीज जो है वो गलत आपको करनी नहीं है। इट इज अनएथिकल टू डू अ मेजर एविल टू अनदर और टू वन सेल्फ वेदर दिस एविल इज मीन और एन एंड, मतलब चाहे वो रास्ता गलत हो या फिर जो एंड मतलब जो मंजिल आपकी है वो गलत हो, दोनों चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या कहता है भाई साहब, that one should make proper judgment before doing anything so that there is a fair view taken and other do not suffer from any loss or risk of evil by the conduct of the business। मतलब आप जो करने जा रहे हैं, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, उसका आपके अलावा सोसाइटी के ऊपर या किसी भी और इंसान के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा या बुरा दोनों, ये बोले आपको एनालाइज कर लेना चाहिए। अगर एनालाइज करने के बाद में ये समझ में आता है कि आपके काम करने की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, शायद आपने मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार की मूवी। ठीक है, उसमें एक बिल्डिंग बनाई जाती है जिसमें कि गीली मिट्टी पे वो बिल्डिंग बनाई जाती है और मटेरियल जो है वो भी बहुत ही घटिया वहां पे यूज किया जाता है, राइट, जिसकी वजह से बिल्डिंग क्या हो जाती है, पूरी की पूरी गिर जाती है और काफी सारे लोग उसमें मर जाते हैं। सर, जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग थे उनको ये अच्छे से पता था कि ऐसा हो सकता है और लोगों की जान जा सकती है, उसके बावजूद अगर आपने वो काम किया तो अनएथिकल कहलाएगा और ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, डन।
नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कोऑपरेशन इन द एविल, मतलब माना कि आपने कहा कि सर मैं तो कोई गलत काम करता नहीं हूं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बंदे के साथ जो गलत काम कर रहा है अगर उसके साथ कोऑपरेट करते हो तो ये भी तो एक गलत चीज है। कहा जाता ना कि पाप को सहन करना उससे भी बड़ा पाप है। ठीक है, तो ध्यान से, इट क्लियरली पिंस आउट दैट अ बिजनेस शुड नॉट कोऑपरेट विद एनी वन फॉर डूइंग एन एविल एक्ट। गॉट इट। फिर उसके बाद कोऑपरेशन विद अदर्स, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आपको कोऑपरेशन करना चाहिए, किसमें? दूसरों की सहायता करने में, दूसरों को हेल्प करना चाहिए। ऐसा सर ऑफिस में हमने यूजुअली देखा है, प्रमोशन पाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए दूसरे की टांग को खींचा जाता है, दूसरे के काम के अंदर टांग को अड़ाया जाता है। ठीक है, और गलत चीज़ें जो है वो वहाँ पे करी जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करके चलना चाहिए, एक दूसरे से कोऑपरेट आपको करना चाहिए। गॉट इट। फिर उसके बाद में पब्लिसिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबले विल्सन नाम के जो इंसान है उन्होंने कहा एनीथिंग दैट इज बीइंग डन और टू बी डन शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ एवरीवन। सबको पता होना चाहिए आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, इफ एवरीवन नोज नन गेट अपॉर्चुनिटी टू डू एन अनएथिकल एक्ट। अगर सबको पता रहेगा तो कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, अनएथिकल काम नहीं कर पाएगा। अगर आप कुछ कर रहे हो, कोई स्कीम लेके आ रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता है, तो ऐसे केस में अनएथिकल काम जो है वो हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले इक्विवेलेंट प्राइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोला? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अलग लोगों से अलग पैसा चार्ज कर रहे हैं और कुछ दूसरे लोगों से कुछ और पैसा चार्ज कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेम है, बराबर। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आप चेंज करते हो तो भी अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं और उसमें अगर आपने ऐसा किया कि डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कंडक्ट ऑफ बिजनेस शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, मतलब सबके लिए एक समान, भेदभाव जो है वो होना नहीं चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको देख के चलना है, एंड नॉन वायलेंस। काम को करने के लिए अगर आप वायलेंस की सहायता लेते हो तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट इज एथिकल डायलेमा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिंपल सा एक ही वर्ड यहां पे आता है, टू चूज बिटवीन व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। कई बार ऐसा होता है कि सही क्या है और गलत क्या है ये आपको समझ में नहीं आता है। ऐसी बहुत बार अपने लाइफ में आपको क्या मिलेगी, सिचुएशन जो है वो मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस के हिसाब से बात करूं, मान लीजिए कि कल को आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपको ये पता चलता है कि कंपनी में ना कुछ गलत काम किया जा रहा है या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग टाइप में कोई चीज़ हो रही है जिसमें कि कंपनी की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे कंपनी में शेयर्स को खरीदा जा रहा है या फिर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में डायलेमा है कि क्या इस चीज़ के बारे में मुझे ऑथोरिटीज़ को बताना चाहिए और या फिर मुझे चुपचाप बैठा रहना चाहिए। अगर मैं बता देता हूं तो मेरी जो जॉब है वो मेरे हाथ से चली जाएगी, अगर मैं चुपचाप बैठता हूं तो जॉब शायद मेरे हाथ में रहेगी लेकिन किसी और इंसान का वहां पे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो कई बार जब आपको इस बात का डाउट होता है कि सही कौन सी चीज है और गलत कौन सी चीज है, बेसिकली एथिकल डायलेमा की बात अगर की जाए तो इट इज टू चूज बिटवीन राइट एंड मोर राइट, मतलब क्या चीज सही है या क्या चीज ज्यादा सही है, उसके बीच में जब डिसीजन नहीं कर पाते हैं तो उसे कहा जाता है एथिकल डायलेमा होना। दिमाग में एक भ्रम होना, दिमाग में एक प्रॉब्लम होना कि क्या डिसाइड यहां पे किया जाना चाहिए, सही रास्ता कौन सा है वो समझ में नहीं आना, उसे कहा जाता है क्या होना, एथिकल डायलेमा होना। गॉट इट? ठीक है साहब, अभी ध्यान से सुनिएगा। सब बोले डायलेमा इज अ सिचुएशन दैट रिक्वायर अ चॉइस बिटवीन द ऑप्शन that are or seem equally unfavorable and mutually exclusive, मतलब या तो दोनों सही लग रहे हैं और या तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। ठीक है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बाय डेफिनेशन एथिकल डायलेमा इन्वॉल्व द नीड टू चूज फ्रॉम अमंग टू और मोर मोरली एक्सेप्टेड कोर्सेज ऑफ द एक्शन, राइट? व्हेन वन चॉइस प्रिवेंट सिलेक्टिंग द अदर और नीड टू चूज बिटवीन इक्वली अनएक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव्स। ये किसी इसी केस में बताया गया था।
मतलब दो चीजें आपको लगभग सेम लग रही है, दोनों चीजों में समझ में नहीं आ रहा कि कौन से की तरफ मुझे जाना चाहिए, उसे कहा जाएगा एथिकल डायलेमा होना। ठीक है, नाउ अ डायलेमा कुड बी अ राइट वर्सेस रॉन्ग, सही क्या और गलत क्या, इन विच द राइट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू परस्यू एंड रॉन्ग वुड बी मोर कन्वीनियंट। कई बार ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं, किसी को कोई मतलब मेरे ऊपर तो कुछ नहीं आने वाला, चुप बैठने थोड़ी पैसे लगते वैसे, लेकिन हाँ अगर मैं उसके बारे में जग जाहिर करने जाऊंगा तो मेरे ऊपर काफी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नाउ अ राइट वर्सेस रॉन्ग डायलेमा इज नॉट सो इजी टू रिजॉल्व, इट ऑफन इन्वॉल्व एपरेंट कंफ्लिक्ट बिटवीन द मोरल इंपेरेटिव्स इन विच टू ओबे वन वुड रिजल्ट इन ट्रांसग्रेसिंग द अदर। मतलब अगर एक आप राइट की तरफ अगर जा रहे हो तो दूसरा कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो होने वाला रहेगा। मतलब कोई भी एक पाथ अगर आपने चूज किया तो दूसरे पाथ पे कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो रहेगी, यानी कि दोनों जगह पे नुकसान जो है कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है, या तो अपना या तो दूसरे का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथिकल पैराडॉक्स, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एथिकल डायलेमा इज कॉल्ड एज व्हाट, पैराडॉक्स, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। नाउ इट इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन दैट मेक अ पर्सन क्वेश्चन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। सेम पॉइंट है यार, बार बार वही चीज, क्या मतलब आता है, थिंग्स टू डू, दे मेक इंडिविजुअल थिंक अबाउट देयर ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज डायलेमास कैन बी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। ठीक है, सेम पॉइंट है, easier dilemma involve right versus wrong answer, whereas the complex ethical dilemma involve decision between right and the another right choice। दो सही चॉइस है, दोनों में से कौन सी ज्यादा सही है वो भी आपको कई बार चूज करना पड़ सकता है। However, any dilemma need to be resolved, ऑब्वियसली बात है सर, डायलेमा जो उसको तो रिजॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सर गीता में, भगवत गीता जो हमारी है उसमें जब लड़ाई हो रही थी, महाभारत की जो लड़ाई चल रही थी, अर्जुन ने कहा समझ में नहीं आता क्या करूं, जिनको मैं मार रहा हूं वो मेरे ही तो भाई हैं, क्या उनसे मुझे युद्ध करना चाहिए या फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, कहा था कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू अपना काम कर, बोले जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, बट अपना कर्म कर। गॉट द पॉइंट, डन। एड्रेसिंग द एथिकल डायलेमा, अगर कभी भी आपको आपके प्रोफेशनल करियर में एथिकल डायलेमा आता है तो उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, मतलब कैसे उसको रिजॉल्व करोगे, या उस सिचुएशन में कैसे आप एक्ट करोगे, उसकी बात यहां पे की गई। क्या कहता है, द एथिकल डायलेमा कंसिडरेशन टेक्स अस इनटू द ग्रे जोन ऑफ बिजनेस एंड द प्रोफेशनल लाइफ, वेयर थिंग्स आर नो लॉन्गर ब्लैक एंड व्हाइट, वेयर एथिक्स हैज इट्स वाइटल रोल टुडे टू डू। A dilemma is a situation that requires a choice between, अरे यार फिर से वही बार बार balanced argument or predicament that seemingly defies a satisfactory solution. An ethical dilemma is a moral situation in which a choice has to be made between two equally undesirable alternatives. फिर से वही वाली बात, dilemma may arise out of the various sources of behavior or the attitude, as for instance it may arise out of failure of the personal character, conflict of the personal value and organizational goal versus the social value। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे लिए गलत है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत है पर मेरे लिए क्या है, सही है। एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी को नोटिस दिए बिना कंपनी को छोड़ने के बारे में डिसाइड करते हैं, क्या ये एथिकल रहेगा? आंसर इज नो सर। आपका काम ये बनता है, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि अगर आप कंपनी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो पहले कंपनी को आप क्या कीजिए, इंटीमेट कीजिए, 30 दिन का मिनिमम 30 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए कि सर आज से 30 दिन के बाद में मैं आपकी कंपनी से निकल जाऊंगा, ऐसा होना चाहिए अगर एथिकल चीज़ों की बात करें। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सोसाइटी आ जाए, आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपके खुद के गोल्स आ जाए, राइट? तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, चूज जो है वो करना पड़ेगा। A dilemma exists when the organizational decision maker faces a choice between two or more options that will have various impact on the profitability of the organization or the competitiveness of the organization and its stakeholders। मतलब या तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा और या तो स्टेक होल्डर का होगा।
अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है तो स्टेक होल्डर्स का नुकसान हो जाएगा, अगर स्टेक होल्डर्स का नुकसान होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, और वाइसा वर्सा, राइट। नाउ इन सिचुएशन ऑफ दिस काइंड वन मस्ट एक्ट ऑफ द प्रूडेंस टू टेक अ बेटर डिसीजन। वाह वाह, मतलब ये जो पूरा का पूरा यहां पे बताया, ये यहीं से उठा के बता दिया। और हाउ टू एड्रेस के बारे में क्या बोला, सोच समझ के काम करो बोले, इतनी सी बात बोली। बात वैसे भी सही सोच समझ के काम करना पड़ेगा, इमोशनल होके काम नहीं करना है, न्यूट्रल होके काम करना पड़ेगा कि अगर आपकी जगह अनबायस्ड बंदा होता तो वो बोले इसमें क्या डिसाइड करता, वो चीज आपको यहां पे क्या करनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। सो फाइनली आपका चैप्टर जो है वो होता है यहाँ पे, कहता हूँ हमारे बाप रे बाप कितना लंबा चैप्टर की चाहिए, पूछो ही मत, राइट। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सब बोले एमओए का फर्स्ट क्लॉज कौन सा है, नेम क्लॉज। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द रेगुलेशन आर्टिकल्स में होता है। मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉज होते हैं, लेकिन मेमोरेंडम चार्टर कहलाता है। रेगुलेशन किस में होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है साहब। नाउ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ कंपनी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रेन कहलाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, परपेचुअल, चारों सर पढ़ा था अपने फीचर्स के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनी कितने होते हैं, 200, एक्सेप्ट पास्ट एंड द प्रेजेंट एम्प्लॉयज कम मेंबर। याद आया, डन। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। चैप्टर यहां पे क्या होता है आपका, खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।